तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मर्ज है क्या? मर्ज है बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आपकी जो जो आपकी एक ब्लॉकचेन है जो चल रही है ऑलरेडी, जो इथेरियम की जो प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रही है, ठीक है? और प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? कंसेंसस मैकेनिज्म है। तो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो है ये शिफ्ट हो रही है। इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो मर्ज हो रही है, ठीक है? ऐसा कितनी बार होता है? ऐसा बहुत रेयर होता है कि इतनी बड़ी ब्लॉकचेन, मतलब अगर मैं इथेरियम की आज अगर मार्केट कैप के बारे में बात करूं, 200-250 बिलियन यूएस डॉलर, तो अगर इथेरियम का अगर मार्केट कैप है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि इथेरियम के ऊपर भी बिलियंस में मार्केट कैप है। मतलब इथेरियम के ऊपर कितने हुँ, ERC20 टोकन्स हैं, डीफाई है, करेक्ट। मेटावर्स है, एनएफटीज हैं, एनएफटी की मार्केट प्लेसेस हैं। मतलब सिर्फ इथेरियम नहीं, इथेरियम के साथ-साथ जो इतना बड़ा इकोसिस्टम जो इथेरियम के ऊपर है, वो अलग से बिलियंस में है। वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आप सोचो कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है। इसीलिए ये बहुत 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 बड़ा हिस्टोरिक कदम है। इनफैक्ट जब आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद जब हिस्ट्री के अंदर वापस से देखा जाएगा कि कौन-कौन से ऐसे मोमेंट थे कि जब जिसने क्रिप्टो को शेप बदली, क्रिप्टो की शेप चेंज हुई, उनमें से मर्ज को देखा जाएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इसको क्योंकि हिस्टोरिक था और डिफिकल्ट था, 7 साल लगे। 7 साल लगे फाइनली वो, इसलिए इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप समझिए कि 7 साल बाद ये चीज़ हो रही है। लेकिन प्लान कब किया था? 2015 में जब इथेरियम लॉन्च हुआ था, तो ये डिसाइड हुआ था कि 9 महीने के अंदर, 9 से 10 महीने के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चले जाएँगे। लेकिन 9 महीने का वो वक़्त नहीं आया, 7 साल हुँ, लगे प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के लिए, ठीक है? अब इसमें इतने सारे मंथन हुए कि कैसे होगा? तो फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि यार एक ना एम्प्टी चेन चलाते हैं पैरेलल। तो जैसे अगर ये इथेरियम हुँ, की चेन है, इसके ऊपर एक पैरेलल एक चेन चलाते हैं एम्प्टी चेन। एम्प्टी चेन मतलब बीकन चेन, उसको नाम दिया गया। एम्प्टी का मतलब ये कि उसके अंदर कोई भी एसेट नहीं है, उसके अंदर कुछ भी, वो एक एम्प्टी चेन की तरह चल रही है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक की चेन है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। ये प्रूफ ऑफ स्टेक चल रही है, ये प्रूफ ऑफ वर्क चल रही है। और प्रूफ ऑफ स्टेक की चेन के ऊपर जो स्टेकर्स हैं, जैसे वो प्रूफ ऑफ वर्क को फ्यूचर में चलाने का प्लान था, तो पहले से ही एक एम्प्टी चेन को प्रूफ ऑफ स्टेक की तरह उसको चलाया जा रहा था, ठीक है? अब मर्ज क्या हो रहा है कि मर्ज ये हो रहा है कि एक टाइम पे जाके ये जो प्रूफ ऑफ वर्क चेन है, ये प्रूफ ऑफ स्टेक में जाके मर्ज हो जाएगी, ठीक है? तो जो बीकन चेन है, और इसके साथ क्या है कि अब ये अचानक एकदम तो होना नहीं था। अब इथेरियम के बहुत सारे टेस्ट नेट है। टेस्ट नेट का मतलब होता है कि ड्रेस रिहर्सल, मतलब जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस के लिए विकटें बनाई होती है ना, प्रैक्टिस करते हो आप, प्रैक्टिस के लिए नेट प्रैक्टिस होती है, नेट होता है। अब तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट नेट है, मतलब इथेरियम की डमीज है। वहां पे जाके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वहां पे जाके आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। तो लेकिन उसका आपका रियल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, मतलब आपका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रियलिटी में नहीं होते, ठीक है? तो इन टेस्ट नेट के अंदर जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की जो ये टेस्ट नेट्स हैं, जैसे रॉबस्टन है, सेपोलिया है, गोयरेली है, तो जून 8 को उस पे टेस्ट नेट जो है, उस पे जब ड्रेस रिहर्सल हुई, तो वो परफेक्ट है। सिपोलिया जो है जुलाई 6 को टेस्ट नेट जो था वो ओके हो गया, और अगस्त 10 को जो गोयरेली थी वो भी टेस्ट नेट जो है वो भी ड्रेस रिहर्सल जो थी कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जो ले जाएंगे, तो वो ड्रेस रिहर्सल भी ओके हो गई, ठीक है? तो ये इससे ये प्रूव हो गया कि इथेरियम जो है पूरी तरीके से, अब वो मोमेंट आ गया है कि अब सारी ड्रेस रिहर्सल पूरी हो गई, सारी तैयारी पूरी हो गई। बीकन चेन जो है वो 2020 से दिसंबर 2020 में बीकन चेन शुरू हुई थी, वो भी प्रॉपर्ली चल रही है। उस पे इनफ स्टेकर्स हैं, उस पे वो आपकी जितनी भी जो ड्रेस रिहर्सल है वो पूरी हो गई। तो चलो जी, फाइनली अब वो दिन आ गया। अब वो दिन है क्या? सितंबर 15 वो दिन है। तो सितंबर 7 से सितंबर 15 के बीच में कोई भी एक दिन, जनरली लोग ये कह रहे हैं कि वो एग्जैक्ट 15 नहीं होगा, वो 12-13 भी हो सकता है, एक दिन 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द वेरियस अदर फैक्टर। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 12 बजे मर्जिंग होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? अब इस चीज का इथेरियम पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि अगर
आपको तो ये समझना है ना कि यार टेक्नोलॉजी तो समझ ली कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है। इसका मेरी लाइफ पे या मेरे पास अगर इथेरियम है तो उस पे क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहला जो इसका इम्पैक्ट है कि 90% रिडक्शन हो जाएगा इथेरियम की इश्यूएंस पर ईयर। जो इथेरियम का जो इश्यूएंस है पर ईयर, जो इथेरियम की सप्लाई है पर ईयर, ठीक है? उस पे 90% का रिडक्शन आ जाएगा। आप ये सोचो कि अभी जो इथेरियम का इश्यूएंस रेट है वो 4.3% है, वो गिर के 0.43% पे आ जाएगा। तो मतलब इथेरियम की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि इथेरियम का ये मानना है, इथेरियम कम्युनिटी का ये मानना है कि हाई सिक्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी ब्लॉकचेन को, लेकिन एट लो कॉस्ट। इथेरियम कम्युनिटी का मानना है कि बिटकॉइन के केस में बिटकॉइन को हाई सिक्योरिटी उसकी हाई कॉस्ट से मिलती है कि अगर सिक्योरिटी है तो माइनिंग की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक एक तरीका है जो कि इस ब्लॉकचेन के अंदर एफिशिएंसी लाएगी। उस एफिशिएंसी का मतलब ये है कि सिक्योरिटी वहीं की वहीं, इनफैक्ट बेटर, और जो कॉस्ट है वो मिनिमल कॉस्ट है। ये कॉस्ट इतनी कम है कि अगर यहाँ पे एक कंपैरिजन के लिए ये बताया गया, जो इथेरियम कम्युनिटी ये बोलती है कि जितनी यूएस की गेमिंग इंडस्ट्री टोटल पावर कंज्यूम करती है, उससे 1300 गुना कम पावर कंज्यूम करेगा इथेरियम का नेटवर्क। आप सोचो कि टोटल गेमिंग इंडस्ट्री यूएस की, उससे 1300 गुना कम पावर यूज करेगा इथेरियम का नेटवर्क। तो दुनिया का कंप्यूटर, दुनिया का बैंकिंग प्रणाली, दुनिया का फाइनेंशियल कंप्यूटर कह लो, और वो कितनी कम जो है वो एनर्जी यूज करेगा। तो ये इथेरियम की कम्युनिटी का मानना है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 75 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उनको आज से पहले ये तथ्य नहीं उन्होंने सुना होगा। प्रणव साक्षात्कार मेरे अंदर आ गया, आपको लग रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है कि जो माइनर होता है ना, उसे अपनी माइनिंग की कॉस्ट निकालनी होती है। तो माइनिंग की जो कॉस्ट होती है वो कैसे निकालता है माइनर? भाई माइनर अपना माइनिंग प्लांट चला रहा है, माइनिंग रिग्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। तो वो क्या करता है, उसको अपनी कॉस्ट निकालने के लिए जो उसको माइनिंग के दौरान जो बिटकॉइन मिलते हैं, और इस अगर प्रूफ ऑफ वर्क में इथेरियम भी था तो इथेरियम जो मिलता था, उसको वो मार्केट में ले जाके बेचते थे, और मार्केट में ले जाके बेचने के बाद पैसा हाथ में आता था, उससे अपनी कॉस्ट को रिकवर करते थे। ठीक है? तो बिटकॉइन में तो आज भी यही होता है। माइनर बिटकॉइन को माइन करता है, उसके बाद जाके वो सेल करता है, वहां से अपनी कॉस्ट रिकवर करता है। तो बिटकॉइन में हमेशा एक सेलिंग प्रेशर होता है माइनिंग का, माइनर्स का, कि माइनर्स बिटकॉइन को मार्केट में सेल करता है अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। इथेरियम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। इथेरियम में क्या होने वाला है कि अब जब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा, तो यहाँ तो प्रूफ ऑफ वर्क है ही नहीं, कॉस्ट है ही नहीं। तो जब कॉस्ट नहीं है, तो आज से पहले क्या हो रहा था कि इथेरियम के अंदर हर साल 7.5 बिलियन का सेलिंग प्रेशर था माइनर से। माइनर जो था, हर साल 7.5 बिलियन यूएस डॉलर का इथेरियम सेल करता था। अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद ये 7.5 बिलियन का सेलिंग प्रेशर इथेरियम पे से हट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 7.5 बिलियन का सेलिंग प्रेशर हट गया, तो क्या हुआ, इथेरियम के अंदर सेलिंग का दबाव कम है। अब 7.5 बिलियन कितना होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि माइकल सेलर ने बिटकॉइन के अंदर 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का बाय किया है। आप सोचो माइकल सेलर की 4.5 बिलियन की परचेज कितनी बड़ा इंपैक्ट लेके आया बिटकॉइन पे। आप सोचो कि इथेरियम के अंदर 7.5 बिलियन का सेलिंग प्रेशर हट गया, तो क्या होगा? उसके अंदर जो सेलिंग प्रेशर हटा, और वो सेलिंग प्रेशर हटते ही इथेरियम के अंदर जो सेलिंग से प्राइस के ऊपर दबाव पड़ता है, प्राइस नीचे आता है। लेकिन जब वो प्रेशर हट जाएगा, जब माइनर को माल ही नहीं बेचना, तो आप समझ सकते हो कि उसके इथेरियम की प्राइस को लेके इथेरियम कम्युनिटी काफी बुलिश है। 7.5 बिलियन तो ये बचे, 7.5 बिलियन का ये मार्केट में प्रेशर हटा, सेलिंग प्रेशर। और जो EIP 1559 जो अपग्रेड हुआ था, उसके अंदर जो इथेरियम काफी सारा जो है उसका बर्न होता है, जो जो उसकी जो गैस जो होती है, वो काफी सारी गैस जो होती है इथेरियम की, वो बर्न होती है, वो वापस सप्लाई में नहीं आती। तो आप सोचो कि जब से EIP 1559 अपग्रेड हुआ है, तब से अभी अब तक 2.5 मिलियन इथेरियम बर्न हो चुका है। तो 8.5 बिलियन इथेरियम वहां पे भी बर्न हो चुका है।
तो हर साल अगर 8.5 बिलियन इथेरियम बर्न हो रहा है और 7.5 बिलियन का जो माइनर्स थे उनकी सब जो सेलिंग प्रेशर हट गया, तो 15 बिलियन का आप देखो कि इफेक्ट आया ओवरऑल इथेरियम पे, कि वहां पे जो उसका प्रेशर था इथेरियम के ऊपर, जो सेलिंग प्रेशर था, वो हट गया। राइट। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इथेरियम अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद जो उसका प्रोटोकॉल है वो यील्ड देगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आपको इथेरियम के ऊपर अगर यील्ड लेनी होती थी तो आपको डीफाई प्रोटोकॉल पे इथेरियम को ले जाना पड़ता था, तो काउंटर पार्टी रिस्क हो जाता था। मतलब सपोज आपने अपने इथेरियम को मूव किया और उसको कंपाउंड में या आवे में, या सपोज करो आप पहले उसको C5 प्रोटोकॉल में ले गए थे, पीछे वॉयेजर में ले गए, या आपने सेल्सियस में ले गए। तो जब आप अपने एसेट को किसी और जगह पे ले जाके यील्ड को अर्न करने के लिए ले जाते हो, तो काउंटर पार्टी रिस्क हो जाता है। मतलब अगर वो थर्ड पार्टी करप्ट हो गई, जिसके पास आपका इथेरियम है, तो आपके इथेरियम गए। अब इथेरियम का जो खुद का जो प्रोटोकॉल है, वो एक यील्ड देने वाला प्रोटोकॉल हो जाएगा। वहां पे आपको इथेरियम स्टेक करने पे अब 4.6% से लेके 7% तक का आपको इंटरेस्ट अब प्रोटोकॉल के अंदर ही मिल रहा है। तो अब आपको इथेरियम को कहीं ले जाना नहीं है, अब उसी इथेरियम के प्रोटोकॉल पे ही अब आप स्टेक कर सकते हो और वहां से आप 4.6% जो है आप अर्न कर सकते हो। तो इसलिए इसीलिए अगर आप देखो इथेरियम की जो बीकन चेन है उस पे 14 मिलियन इथेरियम ऑलरेडी स्टेक्ड है, और वहां पे वो 4.6 to 4.7% का रिटर्न मिल रहा है। तो अब जो माइनर पहले, अब जो वैलिडेटर हो गया ना, तो पहले माइनर माल को बेचता था अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। अब वैलिडेटर क्या करेगा कि वैलिडेट करने के बाद जो उसके पास इथेरियम आ रहा है उसको बेचेगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट है नहीं, उसको स्टेक पे कर देगा। तो ज्यादा से ज्यादा इथेरियम अब स्टेकिंग पे चला जाएगा और आगे से सप्लाई कम होती चली जा रही है। EIP 1559 के बाद सप्लाई कम हो रही है और प्रूफ ऑफ स्टेक जाने के बाद एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो इशुएंस रेट भी 90% गिर गया। ये टोटल जो चीजें हैं, ये इथेरियम को और बुलिश कर रही हैं, जो इथेरियम कम्युनिटी का मानना है। और जो ESG, ये बहुत बड़ी बात है, एनवायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये दुनिया का सबसे बड़ा यार्डस्टिक है जिसको कॉर्पोरेट कंपनियां फॉलो करती हैं। चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है ESG। ESG कंप्लायंट कंपनियां जो होती हैं वो दुनिया की टॉप कंपनियां मानी जाती हैं। ESG कंप्लायंट कंपनी का मतलब ये होता है कि उसने दुनिया के एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, सोशल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी तरीके का, और सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं सोसाइटी के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत चीजें आती हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके का है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, सॉफ्टवेयर कैसा है, कार्बन फुटप्रिंट कैसा है, इन सारे फैक्टर्स को मिला के जब किसी कंपनी को ये बोला जाता है कि ये ESG कंप्लायंट कंपनी, उस कंपनी की वैल्यूएशन बिलियंस में बढ़ जाती है। और ESG कंप्लायंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर किसी कंपनी को ESG कंप्लायंस हो गई, तो वो जो कंपनी है उसके अंदर बिलियंस में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। और अगर कोई प्रोटोकॉल ESG कंप्लायंट हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे फंड्स को अलाउ हो जाता है कि अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इथेरियम के अंदर अभी काफी सारी कंपनीज इसलिए भी इन्वेस्ट नहीं करती और बिटकॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि अभी उन्हें पीछे से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि ये ESG कंप्लायंट नहीं है। इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद ESG कंप्लायंट हो जाएगा, जिसके बाद उसको एक अलाउ हो जाएगा कि अब इसके अंदर कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। राइट। अच्छा लगा आपको? आज तो मेरे मुंह से तारीफ सुन रहे हो इथेरियम की, अब तो खुश हो जाओ यार, अब तो प्रणव की कमी महसूस नहीं होने दी मैंने। ठीक है। तो ये इथेरियम की कम्युनिटी का मानना है। अगर आपके पास इथेरियम है तो इथेरियम के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और जो नंबर्स मैंने बताए ये फैक्ट्स हैं, इनको आप जाके चेक कर सकते हो। इससे ये पता लगता है कि हमें प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव था इथेरियम के पास। अब ये सारी बातें ऑन पेपर, इन रियलिटी सक्सेसफुल होती हैं, नहीं होती हैं। ये वही बात हो गई कहना कि जैसे एक आदमी के घुटने काम नहीं कर रहे थे, वो एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने गया, तुम पागल थे, इतने दिनों से पेन में थे, परेशान थे, तुम्हें पता है कि नी सर्जरी कितनी कामयाब सर्जरी है, इसके बाद लगाने के बाद आदमी भागने लगता है, 100 मीटर की रेस दौड़ने लगता है, कहाँ थे तुम अभी तक, क्यों घबरा रहे थे तुम?
पागल थे तुम अभी तक पेन में थे तुम। आओ मैं तुम्हारी सर्जरी करता हूँ। अब मैंने उसकी सर्जरी करी ये वादा दिला के कि 200 मीटर की रेस में दौड़ेगा तू। अब वो सर्जरी हो गई उसकी, घुटना उसका नेचुरल निकाल के आर्टिफिशियल लगा दिया गया है। क्या रेस दौड़ेगा? ये वक़्त बताएगा। चांसेस पूरे हैं दौड़ने के। ऐसा नहीं है कि लोग दौड़े नहीं है। क्या वो शख्स दौड़ेगा? वक़्त बताएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्जरी होने दीजिए। सर्जरी के बाद देखते हैं कि आदमी कितनी तेज़ी से 200 मीटर की रेस दौड़ेगा।